जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो मैं स्पेशली मेडिकल डिसेबिलिटी जो पेंशन होती है उसके ऊपर बनाया है मैंने, जिससे आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इसके डिसेबिलिटी के क्या परसेंटेजेस होते हैं, किस तरीके से ये क्लासिफाइड है, किस तरीके से ये कैलकुलेट होती है। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं कि मैंने जो रेफरेंस इसका लिया है वो मैंने CCS पेंशन रूल 2021 PCD जो अपना इलाहाबाद है उसका सर्कुलर नंबर 584 जो 7 सितंबर 2017 को इशू किया गया था उसको रेफरेंस में लिया है। और तीसरा GMO 2008 गाइड टू मिलिट्री ऑफिसर्स मिलिट्री पेंशंस, इन तीनों में से मैंने ये डिटेल्स को निकाला है। जब भी कोई ऑफिसर साहब, जैसे साहब या जवान साहब हमारा आर्मी में कैटेगरी होता है तो उसका इनिशियली एक बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड होता है। तो इनिशियल मेडिकल बोर्ड में उसमें लिखा जाता है इनिशियली कि ये कैटेगरी कब हुई, कैसे हुई, या ये डिजीज़ या इंजरी इसको कैसे हुई है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर मेंशन किया जाता है वो किस जगह पे हुई, प्लेस, टाइम, हर चीज़ उसमें मेंशन होती है। वो आगे चल के वो बड़ी काम में आती है। उसके बाद उसके रिव्यू बोर्ड्स होते हैं, जब तक वो सर्विस करते रहते हैं तो वो रेगुलर रिव्यू बोर्ड्स चलते रहते हैं। अगर वो ऐसा लगता है मेडिकल अथॉरिटीज़ को कि ये कैटेगरी जो इनकी हुई थी ये अभी उससे क्लियर हो गए हैं, उनके ओपिनियन में आता है कि नहीं अब ये इनको डिसेबिलिटी या इनको ये कैटेगरी नहीं रही है, तो वो उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, उनको शेप वन में ला सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं ये जो डिसेबिलिटी है ये धीरे धीरे सेवरे होती जा रही है, तो वो इस डिसेबिलिटी को बढ़ा भी सकते हैं इसको। तो जिस टाइम आप पेंशन आते हैं तो एक रिलीज मेडिकल बोर्ड बनता है जिसको हम RMB भी बोलते हैं। उस RMB के अंदर ये क्लियर कट सारी चीज़ें, पीछे की जो हिस्ट्री है उसको निकाल करके लिखा जाता है, मेडिकल बोर्ड बनता है, प्रॉपर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर मेडिकल बोर्ड बनता है, वो फाइनलाइज करता है कि आपको कितनी पेंशन और या कितनी परसेंटेज इसमें मिलनी चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें 3 वर्ड बहुत लोगों ने सुने होंगे लेकिन इनका बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं इस कन्फ्यूजन को आपको थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करूँगा। जैसे एक होता है एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस और नाना केसेस, जिसमें होता है नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एग्रावेटेड। ये तीसरा केस है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही आर्मी के अंदर रहते हुए आप अगर इनमें दोनों कैटेगरी में आते हैं तो आप पेंशन के हकदार होते हैं दोनों ही केसेस के अंदर। एट्रीब्यूटेबल इस तरीके से समझिए आप कि आप सेना में हैं और सेना का काम कर रहे हैं, जैसे आप ट्रेनिंग में हैं या आप किसी टेररिज्म एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं जहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनसे, तो उस केसेस में आपको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस मिलेगा। लेकिन आप ऑन ड्यूटी तो हैं, सेना में हैं, लेकिन अगर आपको कोई डिजीज़ ऐसी हो जाती है जो सेना की वजह से नहीं हुई है, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ में BP आता है, तो वो अगर पीस टाइम पे होता है तो लाइफस्टाइल डिजीज़ में काउंट होता है, तो उसमें आपको कैटेगरी में कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर यही फील्ड में होता है, क्योंकि वहाँ हॉस्टाइल कंडीशंस होती हैं और हार्श कंडीशन, स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ ये माना जाता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये इन एनवायरनमेंट की वजह से आपको हुई है, आर्मी की वजह से नहीं हुई है, तो वो एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में काउंट होता है। दोनों में माइन्यूट डिफरेंट होता है, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही कैटेगरी में कोई भी आदमी मेडिकल कैटेगरी हो जाता है तो उसको कैटेगरी एप्लीकेबल होती है। अब मैं नाना केसेस का बता देता हूँ आपको। अगर कोई कैटेगरी होता है, कोई भी GSO साहब, जवान या अफसर साहब ऐसा लगता है कि नहीं मेरी कैटेगरी जो थी वो एट्रीब्यूटेबल थी या एग्रावेटेड थी, ये गलत माना गया है और उसको नाना केसेस में रख दिया गया है, तो उस केसेस में जिस दिन भी उनको वो लेटर मिलता है, रिकॉर्ड की तरफ से इशू होता है, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से होकर के उनके पास में बोर्ड आता है और उसमें बताया जाता है कि आप इस कैटेगरी के, आप कैटेगरी पेंशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केसेस में वो नाना केसेस में क्या कर सकते हैं, उनके पास 6 मंथ्स होते हैं अपनी फर्स्ट अपील को अप्लाई करने के लिए। वो फर्स्ट अपील अपनी सबमिट कर सकते हैं। ये है PS4 आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर। जब आप उसको वहाँ पर अपील को फाइल कर देते हैं तो पूरा थोड़ा उसको चेक करते हैं, उसके ऊपर पूरा अपना जो भी है ओपिनियंस रखते हैं और उसके बाद में आपको अपना डिसीजन देते हैं। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको डिप्राइव किया गया है या आप अभी भी संतुष्ट नहीं है एक तरीके से, तो आप उसकी सेकंड अपील कर सकते हैं। और सेकंड अपील भी जिस दिन आपको ये इसका ऑर्डर मिल जाता है अपील का, उसके नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर कर सकते हैं, विद इन 6 मंथ मतलब आप कर सकते हैं। तो ये तो इनके 3 वर्ड्स थे जो मैंने आपको बता दिए। हाँ, एक चीज़ देखी जाती है कि जो भी मेडिकल कैटेगरी में आते हैं, जो भी अपने GSO साहब, जवान साहब, ये टाइमली अपने RMB नहीं करा पाते हैं। तो इनकी दिक्कत क्या होती है कि आप इसमें थोड़ा सा भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं तो ये जब आप रिकॉर्ड में पेंशन के लिए जाएंगे तो आपका RMB वहाँ टाइमली पहुँचता नहीं है। जब वहाँ टाइमली पहुँचता नहीं है तो आपका जो PPO इशू होता है वो सिर्फ सर्विस एलिमेंट के साथ, सर्विस पेंशन के साथ इशू होता है। और जिन लोगों का टाइमली RMB हो गया है उनका साथ में उनका डिसेबिलिटी पेंशन उसमें मेंशन होता है, तो वो दोनों एकदम उसका स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका RMB लेट पहुँचता है तो आपके 2 PPO जनरेट होते हैं। पहला जो सर्विस एलिमेंट सर्विस पेंशन आती है वो आपको उसी टाइम मिल जाता है जब आप रिटायरमेंट जाते हैं। दूसरा,
आपको बाद में आता है, जब आपका ये रिकॉर्ड अपनी पूरी जो अपना प्रोसेस है उसको फॉलो करके पीसीडीपीओ को दे देता है, तो आपका सेकंड पीपीओ जनरेट होकर के आता है जिसमें आपका डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट लिखा होता है। तो बहुत लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि नहीं, मेरे साथ वाले को तो साथ में ही दे दिया डिसेबिलिटी पेंशन, मुझे नहीं दिया है। तो उसमें आपको वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डिले की वजह से ऐसा हुआ है। तो प्लीज़ अपने आरएमबी को टाइम से कराएं, उसको प्रोसेस करें टाइमली, ताकि वो टाइमली सबमिट हो जाए रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड अपना टाइमली उसको सबमिट कर सके पीसीडीए में। डिसेबिलिटी परसेंटेज, जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है इसका बड़ा कन्फ्यूज़न बहुत लोगों में रहता है। मैं इसको जो निकाला है मैंने इसके बारे में डाटा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2006 से पहले क्लियर कट एक डिस्ट्रीब्यूट था, मतलब कि डिफाइन था कि एक ऑफिसर साहब को, जेसीओ साहब को, जवान साहब को इतना ही पेंशन मिलेगा, डिसेबिलिटी एलिमेंट इतना ही मिलेगा। वो क्लियर कट था, उससे पहले लिखा हुआ था। तो उसमें डिफरेंट था, मतलब ऑफिसर साहब का अलग था, जेसीओ साहब का अलग था और ओआर साहब का अलग था जो अपने जवान से। लेकिन पोस्ट 2006, 1 जनवरी 2006 के बाद में इसको जो था वो बदल दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया 3 कैटेगरी के अंदर, इसको परसेंटेज में ला दिया गया। अब ये फिक्स नहीं था, अब ये बेसिक पे जो आपके पेंशन एलिमेंट बनते हैं लास्ट में, उन इमोलमेंट्स के ऊपर पे जाकर के कैलकुलेट होता है। अप टू 100%, अप टू 75%, अप टू 50%, इन 3 कैटेगरी में इसको कर दिया गया है। अगर आपकी कैटेगरी लेस देन 20% काउंट होती है 19 तक, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। वो डिसेबिलिटी पेंशन आपके लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो, ना ही उसके लिए आप एंटाइटल ही नहीं हो। मतलब अगर आपकी कैटेगरी 20% से लेकर के 49% है, तो आपकी कैटेगरी को राउंड ऑफ 50% कर दिया जाएगा फॉर लाइफ, तो आपको उसके बेस पे पेंशन मिलेगी। अगर आपकी कैटेगरी 50% से 74% के बीच में एसेस की गई है मेडिकल बोर्ड के द्वारा, तो आपकी वो जो कैटेगरी है वो अप टू 75% में काउंट हो जाएगी। और आपकी कैटेगरी अगर 75% से 99, 100% तक है, तो वो 100% में काउंट हो जाएगी। तो ये 3 इसके जो बेस इन्होंने डिवाइड किए थे इस तरीके से थे। प्लस अगर आप जो 100% कैटेगरी जिसको मिलती है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको 100% कैटेगरी मिली है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है और 100% उसको कैटेगरी मिली है, तो उसको उसके बेसिक जो उसकी पेंशन है या उसका पूरी की पूरी सर्विस एलिमेंट के बराबर नहीं मिलेगा। वो 100% का मतलब होता है कि 30%। अगर एक आदमी उसके जो फाइनल जो लास्ट मंथ के जो उसकी पे बनी थी वो 10,000 बन रही है, उसका 30% उसको मिलेगा। उसको 100% डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसकी जितनी लास्ट में उसकी पेंशन बन रही है वो पूरी की पूरी पेंशन उसको मिलेगी सर्विस एलिमेंट के बराबर में, नहीं, सर्विस पेंशन के बराबर में उसको वो 30% मिलेगी। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपकी पेंशन जो बन रही है लास्ट में, जो आपके बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे या एक्स पे जिसको एप्लीकेबल है, वो इन सब को मिला करके अगर आपकी जो एलिमेंट्स 10,000 आते हैं सारे मिला करके, तो इसका अगर आप 100% डिसेबल है तो आपको सिर्फ 30%, मतलब 10,000 का 3,000, आप 3,000 पेंशन के लिए, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एप्लीकेबल हैं। इसी तरीके से फिर ये इसको नीचे 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 करके प्रोपोर्शनेट तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आपकी जो कैटेगरी विद इन 50% में आती है, तो आपको वो है 15%, मतलब आप अपने बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, जिस पे आप अपनी पेंशन कैलकुलेट करते हैं, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 15% पे। आप उसको टोटल को कैलकुलेट करिए और 50% कर दीजिए, तो वो आपका जो है वहाँ पर कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा, आपकी पेंशन उतनी बन जाएगी। अगर आपकी 50% से 75% के बीच में है, तो वो प्रोपोर्शनेट 30% से कम कर दी जाती है, तो 22.5% पे आती है। तो अगर आप उस दौरान आते हैं तो अपनी जो आपकी लास्ट पे थी उसको कैलकुलेट करिए उसके बेस पे 22.5% पे। तो अगर आपकी 100% डिसेबिलिटी है तो आप 30% के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपकी अप टू 75% है तो आप 22.5% के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 50% के डिसेबिलिटी आपकी एप्लीकेबल है तो आपको सिर्फ वो 15% ही मिलेगी, बेसिक पे की 15% जो आती है। लास्ट में अगर इसका 20% से नीचे किसी को बोर्ड मिलता है तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। मेडिकल जो बोर्ड है उसमें ही बताया गया है कि अगर आप इसको एसेस करते हैं तो अगर 20% से नीचे एसेस किया जाता है तो वो 5%, 10%, 15% इस तरीके से एसेस किया जाता है। उसको आप 11%, 12%, 18% ऐसे एसेस नहीं कर सकते हैं, वो राउंड फिगर में ही चलता है। लेकिन अगर 20% से ऊपर किसी की कैटेगरी जा रही है तो उसको आपको कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, 23%, 33%, 58%, लेकिन वो नियरेस्ट जो मल्टीपल 10 के होगा वहाँ पर आके आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये इस तरीके से इसका जो है वो चलता है, कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से इसका आता है। एक्सेप्ट जो वार इंजर्ड होते हैं,
जिनको वॉर वुंड होती है या इंजर्ड होते हैं उनको डिसेबिलिटी 100% मिलती है, मतलब उनका सर्विस जो पेंशन है उनके इक्वल उनको 100% पेंशन। कैटेगराइजेशन, जो मेडिकल कैटेगरीज हैं, डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी ए बी सी डी ई, इनके अंदर इसको कैलकुलेट किया गया है। जब ये इसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें मेंशन किया गया है कैटेगरी में कौन कौन डिसेबिलिटी वाले आएंगे, कैटेगरी बी में कौन आएगा, कैटेगरी सी में कौन आएगा। मैं आपको एक छोटा सा बेस बता देता हूँ इसका। नॉर्मल कैटेगरी ए में डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विसेज, जो एट्रीब्यूटेबल नहीं होंगे कैटेगरी वाले लेकिन नेचुरल कॉजेज की वजह से उनका हुआ है, वो कैटेगरी ए में इसमें कैलकुलेट होते हैं। जैसे कुछ क्रोनिक इलनेस होती हैं, रेनल डिजीज़ है, प्रोलॉन्ग इलनेस है, एक्सीडेंट्स हैं वाइल नॉट ऑन ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी पे नहीं है तो कैटेगरी ए में काउंट होते हैं। कैटेगरी बी में डिसेबिलिटी ड्यू टू कॉजेज विच आर एक्सेप्टेड एज एट्रीब्यूटेबल टू और एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, अगर आपकी कैटेगरी एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड है और वो काउंट होती है इन दोनों के अंदर तो वो कैटेगरी बी के अंदर आती है। थर्ड में अब जो कैटेगरी सी है, डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, अगर आपका कोई एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी रहते हुए होता है और उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत आती है, जैसे सर्विस एयरक्राफ्ट में काम करते हुए कोई मिस हैपनिंग हो जाती है शी में, या इलेक्ट्रोक्यूजन हो जाता है वाइल ऑन ड्यूटी, तो वो इसके अंदर आता है। काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है तो मैं छोटे छोटे आपको ब्रीफ में बस बता रहा हूँ। कैटेगरी डी में डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू एक्ट ऑफ वायलेंस बाय टेररिस्ट और सोशल एलिमेंट्स, अगर कोई भी डिसेबिलिटी जो होती है वो टेररिस्ट द्वारा या सोशल एलिमेंट्स द्वारा होती है ऑन ड्यूटी रहते हुए तो वो कैटेगरी डी के अंदर काउंट होती है। कैटेगरी ई, डिसेबिलिटी अराइजिंग अ रिजल्ट ऑफ अटैक बाय और ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट एंटी सोशल एलिमेंट्स एनिमी एक्शन, अगर किसी भी इनमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, आपकी डिसेबिलिटी इसकी वजह से हुई है तो वो कैटेगरी ई में काउंट होगी। तो कैटेगरी ए बी सी डी ई इन पांच कैटेगरीज के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो डिसेबिलिटी पेंशन है। इसी तरीके से जो डिसेबिलिटी कैलकुलेशन है, जो पेंशन का कैलकुलेशन है, वो भी इसी तरीके से डिफाइन किया गया है कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी ई तक। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो GMO 2008 है वो क्या बोलता है, उसका जो चैप्टर 6 और 7 है, जो मेडिकल बोर्ड अपना ओपिनियन देता है आपकी कैटेगरी के ऊपर वो इससे बाहर नहीं दे सकता है। वो इसी के अंदर जो GMO 2008 है इसके अंदर हर एक डिजीज़ को, हर एक इंजरी को डिफाइन किया गया, क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर ये चोट लगती इंजरी होती है या फिर ये डिजीज़ होती है तो उसका कितना परसेंटेज होगा, वो क्लियर कट डिफाइन किया गया है। तो जो भी मेडिकल बोर्ड होता है वो इसी के अंदर वो कैलकुलेट करता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को डिफरेंट दे दिया, आपको डिफरेंट दे दिया, नहीं, वो क्लियर कट मेंशन होता है उसके अंदर, उसी के बेस में मेडिकल बोर्ड्स बनाए जाते हैं। और एक मेडिकल ओपिनियन देने से पहले जो मेडिकल बोर्ड आरएमबी में होता है वो आपकी बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करता है, तब जा करके वो उनको आपके जो ओपिनियन है उसको देता है और उसको एसेस करता है। आप अगर कैटेगरी हैं तो आप प्लीज़ अपने इनिशियल डॉक्यूमेंट से लेकर के लास्ट तक के डॉक्यूमेंट को बहुत संभाल के रखें, वो बहुत काम आते हैं बाद में जा करके, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। फिर डॉक्यूमेंट्स आप रिकॉर्ड से मंगाते हैं, इधर से मंगाते हैं, उधर से मंगाते, नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके पास उनको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फाइनल में। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेडिकल ओपिनियन दिया जाता है वो किस किस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं या उनको चेक करते हैं, उसके बाद में आपको कैटेगरी दी जाती है। जैसे इनिशियल मेडिकल बोर्ड है, उसमें जो ओपिनियन आपके साथ में लगता है स्पेशलिस्ट का, मेडिकल स्पेशलिस्ट जो भी आपके होते हैं, जो ओपिनियन देते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जिस भी डिपार्टमेंट से आपके होते हैं, तो उनका ओपिनियन प्लस इनिशियल मेडिकल बोर्ड, रिलीज मेडिकल बोर्ड इंक्लूडिंग स्पेशलिस्ट ओपिनियन, लास्ट में जो आपका आरएमबी होता है उसके अंदर जो भी आपका स्पेशलिस्ट है उन्होंने जो ओपिनियन दिया है और आरएमबी के अंदर क्या मेंशन किया गया है उसके तहत आपके पोस्टिंग प्रोफाइल को पूरे को देखा जाता है, आपके जॉब प्रोफाइल को देखा जाता है, मेडिकल केस शीट्स को देखा जाता है अगर आप एडमिट हुए हैं या जो भी उनके साथ में हुए हैं, लेटेस्ट AME या PME जो भी आपकी हुई है उसको भी देखा जाता है, इंजरी रिपोर्ट, अगर कोई चोट लगी है तो इंजरी रिपोर्ट या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ये एसेस करते हैं। 14 डेज चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ प्रायर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज़ इन सर्टेन कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, अगर आपको कोई कार्डियक कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं तो उसके अंदर 14 डेज़ का जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ होता है वो इसको भी ये लोग देखते हैं, तब जा कर के अपना मेडिकल ओपिनियन देते हैं और उसके बाद में ही आपको ये पता लगता है कि आप पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप नहीं हैं तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि नाना केस में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरी जो डिसेबिलिटी है या जो मेरी इंजरी है ये एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड कंडीशन में आती हैं तो आप उसको
अपील कर सकते हैं। फर्स्ट अपील का जो फाइनल आरएमबी हो जाता है, उस फाइनल आरएमबी के अंदर आपके लिए एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है मेडिकल बोर्ड, जो जिसके अंदर आपके एक्स-सर्विसमैन होने के बाद में आप किस किस जॉब प्रोफाइल के लिए एप्लीकेबल हो पाएंगे, किस तरह की आप जॉब कर पाएंगे, वो क्लियर कट मेंशन करता है। मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में भी। जैसे फिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सिविल, अगर आपकी कैटेगरी इस तरीके की है कि आप हर तरह का काम कर सकते हैं या आपकी डिजीज़ इस तरीके की है, तो इसको मेंशन करते हैं कि आप हर तरह की ड्यूटीज़ के लिए फिट हैं। फिट फॉर ओनली सेडेंटरी एम्प्लॉयमेंट इन सिविल, आप सेडेंटरी का मतलब है कि सिर्फ बैठने वाली या ऐसे जिसमें दौड़ भाग नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, उसके अंदर है। फिट फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट नॉट इन्वॉल्विंग हैवी मशीनरी ऑब्लिक मूविंग पार्ट, मतलब आप फिट हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन हैवी मशीनरी को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, मूविंग पार्ट्स को आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इसमें क्लियर मेंशन होता है कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं है। अनफिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन सिविल रिक्वायरिंग हाई फिजिकल ऑब्लिक मेंटल फिटनेस, ये भी इसमें लिखा जाता है कि अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है जो सिविल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो भी इसमें मेंशन होता है। एनी अदर स्पेसिफिक अनफिट फॉर हाई एल्टीट्यूड एरिया, अब काफ़ी बार देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे जो अपने जेसीओस जवान साहब लोग हैं वो दूसरी सर्विसेज में जाते हैं, तो उसके लिए भी उसमें मेंशन किया जाता है कि वो हाई एल्टीट्यूड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक वो फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, वो मेंशन होता है, आरएमबी के अंदर ही होता है। तो ये मैंने छोटा सा इसके बारे में आज ब्रीफ निकाला था, मैं आपको एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ मोटा मोटा। आपकी जो पेंशन है वो अगर आप 100% डिसेबिलिटी में काउंट हुए हैं तो वो आप 30% पे कैलकुलेट करिएगा, अपनी जो लास्ट आपकी पेंशन जो सर्विस बन रही है, पेंशन इन्वॉल्वमेंट्स बन रहे हैं, उस पर 30% को कैलकुलेट करिएगा। अगर आपका 50% तक डिसेबिलिटी आती है तो वो 15% काउंट हो जाएगी, और बीच में वो अकॉर्डिंगली जो 75% 22.5% पे कैलकुलेट होती है। अगर लेस देन 20% आपकी कैटेगरी काउंट होती है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ये इसके अंदर है। आप एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस होने चाहिए, आप एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होने चाहिए, या अगर नाना केसेस हैं तो उसमें आप अपील कर सकते हैं, ये इसके अंदर जो मेंशन किया गया है। तो ये छोटा सा इस डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर था। अगर आपको कोई भी इसमें क्यूरी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर दीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दे दूँ। अगर मुझसे कुछ छूट गया है, वैसे मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँ, लेकिन फिर भी छूट जाता है क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। लास्ट में मैं इसके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है, अपना पर्सनल ओपिनियन है, जो डिसेबिलिटी है या इंजरी है, ये रैंक वाइज नहीं होती है, ये इंडिविजुअल की हेल्थ या उसकी बॉडी कंडीशन के ऊपर होती हैं। तो गवर्नमेंट को इसको रैंक वाइज क्लासीफाई नहीं करना चाहिए कि पेंशन, बेसिक पेंशन का इतना ही मिलेगा, उसको कैलकुलेट कर दिया है। अगर किसी की बेसिक पे ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मिलेगी, जिसकी बेसिक पे कम है उसको ज़्यादा कम मिलेगी। लेकिन जो डिसीज़ है या जो इंजरी, किसी का हाथ कटा है तो वो रैंक के हिसाब से किसी का ज़्यादा चला गया है या किसी का कम चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, या हमारे जो एक्स सर्विसमैन मूवमेंट्स हैं उनकी भी इसमें डिमांड है कि जो हमारी कैटेगरी है इस पेंशन को इक्वल किया जाए, इसको बेसिक पे या इन पे ना रखा जाए, उसको क्लियर किया जाए, उसको इक्वल हो। मतलब अगर वो 30,000 है, फिक्स हो, 30,000 है तो सबके लिए 30,000 हो। एक जो डिजीज़ है या जो इंजरी है उसमें क्लासिफाइड किया जाए कि अगर ये डिजीज़ किसी को भी होती है तो उसको 30,000 मिलेंगे, अगर किसी को ये इंजरी